अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक स्टडी करना है, जिसका टाइटल है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। तो टाइटल यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इनका दूसरा नाम कह सकते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज को याद रखें, सर विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रुक्स। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम भी बनानी है। तो डायग्राम का एक नंबर होता है। तो एक बड़ी सी ग्लास की बनी हुई गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी लगाया होता है। ये जो नीचे मैंने लाइनें लगाई हैं, इसका मतलब है वैक्यूम पंप। ये जो सारी की सारी ट्यूब है, ये ग्लास की बनी हुई है, और इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और ये जो कैथोड है इसको हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ होता है। अब आप लोगों ने ये जो छोटी वाली लाइन है, इसका मतलब है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो बड़ी वाली लाइन है, इसका मतलब है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये लाइनें आप लोगों ने इसी तरह से बनानी है। और इसी तरह से जिसको हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, वो एनोड होता है। तो लेफ़्ट वाला क्या है, कैथोड, और राइट वाला है एनोड, और ये इसको हम लोगों ने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। अब ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई गैस रखी हुई थी। सर विलियम क्रुक्स ये स्टडी करना चाह रहे थे कि क्या गैस के अंदर से करंट की कंडक्टिविटी हो सकती है या नहीं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट दिया, और करंट कितना दिया, 5000 वोल्ट तक का। तो इन्होंने नोटिस किया कि 5000 तक का वोल्टेज का करंट भी देने के बाद भी यहाँ से गैस की कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी कि करंट कंडक्ट नहीं होता। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि करंट जो था उसकी वोल्टेज को और इंक्रीज़ कर दिया, और वोल्टेज को इंक्रीज़ करके इन्होंने 10,000 वोल्ट तक ले गए, और साथ में इन्होंने वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये नोटिस किया, ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर ना एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा होना शुरू हो गया। अब ये जो असल में यूनिफॉर्म ग्लो था, वो प्लाज्मा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का प्लाज्मा वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि सर विलियम क्रुक्स ने ही प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। तो ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर सबसे पहले प्लाज्मा डिस्कवर हुआ। क्योंकि प्लाज्मा जो है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, या तो वो लो टेम्परेचर वैक्यूम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम था, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्लो बना, जो कि प्लाज्मा ही था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ से वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया, और प्रेशर को ये 0.01 टोर के ऊपर ले आए। जब इन्होंने इतना प्रेशर कम कर दिया और इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला करंट दिया, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो इनका कैथोड है, इसके अंदर से कुछ रेज निकलना शुरू हो गई, और ये जो रेज हैं ये सीधी ट्रैवल करती हैं एनोड वाली साइड पर, और ये सीधी जाकर अगर ये ग्लास के साथ जाकर टकराएं, तो वहाँ पर ग्लास के ऊपर ये ग्रीन कलर की लाइट को प्रोड्यूस करती हैं।
इस अमल को बोलते हैं फ्लोरिसेंस। बुक में जो टर्म यूज़ है वो भी फ्लोरिसेंस की ही है कि ये वाली रेज जब भी ग्लास के साथ जाकर टकराती हैं तो ये ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं या फ्लोरिसेंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेज निकल रही हैं, इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का। अब पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इस तरह से होता है, राइट अ नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या व्हाट इज़ सर विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह का जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके आंसर में आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बनानी होती है, इसका 1 नंबर होता है। और उसके अलावा ना आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट लिखना है। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छे से आप लोगों ने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। कैथोड रेज की डिस्कवरी तक आप लोगों ने ये सारी कहानी सुना देनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन रेज को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा जाए तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। और इनकी डिफ्लेक्शन ये जाहिर करती है कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर 2 तरह की प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ से कैथोड रे निकल रही है और इसने क्या करना है, पॉजिटिव प्लेट वाली साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देना है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। जब कैथोड रेज इन पोल्स के अंदर से गुजरेंगी तो ये साउथ पोल वाली साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगी। अब इसको ना आप लोग इस तरह से याद रख लें, नॉर्थ का जो n है, n का मतलब है नेगेटिव, तो साउथ क्या हुआ, पॉजिटिव। क्योंकि इन रेज के ऊपर चार्ज था नेगेटिव तो ये हमेशा क्या करेंगी, पॉजिटिव वाली साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक and magnetic field shows that these rays are negatively charged। तो ये थी इनकी पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद इनकी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है, इन रेज को जब भी हम किसी स्मॉल पैडल व्हील के ऊपर स्ट्राइक करवाएं तो ये जो रेज होती हैं उस स्मॉल पैडल व्हील को रोटेट करवाना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब इन रेज का कुछ ना कुछ मैस था, जो मैस पैडल व्हील के साथ जाकर टकराता है उसको रोटेट कर देता है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। व्हेन these rays strike the small paddle wheel, these rays rotate it, which shows that these rays have momentum। या इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं which shows that these rays are material particle, या ऐसे भी लिख सकते हैं which shows that these rays have mass। तो पेपर में ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, या जस्टिफाई दैट कैथोड रेज हैव डेफिनेट मैस, या ऐसे आएगा
जस्टिफाई दैट कैथोड रेज हैव मोमेंटम या पोजेस मोमेंटम। तो उसके आंसर में आप लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखना होता है, जब भी ये रेज स्मॉल पैडल व्हील के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं तो ये उस स्मॉल पैडल व्हील को रोटेट करवा देती हैं। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है, दीज रेज रेज द temperature of the body on which they fall। तो जैसे ही ये रेज़ कंटिन्यूसली किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं तो ये वाली रेज़ उस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो रेज हैं अगर हम इनको थिन मेटल फॉइल, फॉर एग्जांपल गोल्ड की फॉइल हो सकती है या सिल्वर की फॉइल हो सकती है या एलुमिनियम की फॉइल हो सकती है, जैसे ही ये रेज को हम उन मेटल फॉइल्स के ऊपर से ट्राई करवाना चाहें तो ये रेज उन मेटल फॉइल्स के अंदर से पास आउट हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं। तो ये पॉइंट को इस तरह से लिखना है, दीज रेज pass through thin metal foil of gold or aluminium। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट जो कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ लिया था कि ये वाली जो रेज़ होती हैं जैसे ही ग्लास के साथ जाकर टकराती हैं तो ग्रीन कलर की लाइट या फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो उसी पॉइंट को हम लोगों ने इधर लिख देना है, दीज रेज प्रोड्यूस ग्रीनिश fluorescence when they strike glass tube। उसके बाद इसी पॉइंट को बुक में आगे एक्सप्लेन किया गया है, जब ये वाली रेज़ एलुमिना के साथ जाकर टकराती हैं तो एलुमिना जो है वो रेड ग्लो करता है, एलुमिना ग्लोज रेड, और उसके बाद जो टिन स्टोन होता है वो येलो ग्लो करता है, टिन स्टोन ग्लोज येलो। तो इन दोनों को आप लोगों ने MCQ के तौर पर याद रखना है। ये वाली जो रेज़ हैं ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं जब भी इनको हैवी मेटल एनोड के ऊपर फॉल करवाया जाए। हम लोगों ने जो पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके ऊपर ये जो एनोड है ना, इस एनोड की जगह अगर हम कोई हैवी मेटल का एनोड रख लें तो जैसे ही ये रेज़ उनके ऊपर आकर फॉल करेंगी या टकराएंगी तो इन रेज़ ने एक्स रेज़ को प्रोड्यूस करना होता है। एक्सरे की प्रोडक्शन वाला आगे जाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ पर हम इसे डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। दीज रेज़ प्रोड्यूस X-rays when they fall on heavy metal एनोड। उसके बाद सेवंथ वाला जो पॉइंट है, ये जो रेज़ होती हैं ना असल में ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं या केमिकल चेंज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनकी डिस्कवरी के बारे में इलेक्ट्रॉन की तो आगे वाला पॉइंट आएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग याद रखें कि ये वाली जो रेज़ हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केमिकल चेंज भी करवा सकते हैं। तो यही वाला हम लोगों ने पॉइंट लिखना है। कैथोड रेज या दीज रेज
कैन cause a chemical change. ये वाली जो रेज हैं ये केमिकल चेंज को काज कर सकती हैं और उसके अलावा ये रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट शो करती हैं. These rays shows reducing effect. ये जो रिड्यूसिंग है, इस रिड्यूसिंग का ये जो वर्ड है ये रिडक्शन से निकला है. रिडक्शन की डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जब ये किसी मटेरियल के ऊपर या केमिकल के ऊपर फॉल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उस केमिकल में, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग इफेक्ट शो करेंगी. नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस. क्योंकि ये वाली जो रेज हैं ये असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी गैशियस एटम के ऊपर या गैशियस मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर देता होता है, तो जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी गैसेस जो हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं. उसके बाद कैथोड रेज कास्ट ए शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ. जब इनके रास्ते में एक गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उनका शैडो बना देते हैं. अब ये जो है पॉइंट ये भी साबित करता है कि कैथोड रेज जो हैं वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं. तो यहाँ पर हमने ये भी लिखना है विच शोज़ दैट कैथोड रेज travel in a straight line perpendicular to the surface of cathode. To the surface of कैथोड. अब ये कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर किस तरह से हैं? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल. अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं. कैथोड जो आपका इलेक्ट्रोड था वो इस तरह से सीधा है, तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है. तो कैथोड की सरफेस और कैथोड रेज जो हैं उनके दरमियान में 90 का एंगल होता है, तो इसी वजह से ये परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं. उसके बाद लास्ट पॉइंट है द E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट they are simply electrons. They are simply electrons. अगर हम इनकी चार्ज टू मैस वैल्यू को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कैथोड रेज जो हैं वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. जे थॉमसन concluded
from his experiment that cathode rays are negatively charged particles। स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। स्टोनी नेम्ड these particles electrons। तो जो नेचर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में या ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब या गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस मर्ज़ी यूज़ कर लें, तो हमेशा हम लोगों ने ये नोट किया या जे थॉमसन ने ये नोट किया कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो हमेशा सेम रहता है, या E/m वैल्यू इन कैथोड रेज की सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जो मर्ज़ी गैस हो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही तरह के होते हैं, तो उनके नेचर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो कैथोड रेज का नेचर है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इस ट्यूब के अंदर आप जो मर्ज़ी गैस रख लें, कैथोड रेज ने हमेशा सेम ही रहना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही रहना है। तो ये 10th वाला पॉइंट है।